नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो बहुत से परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी है और कभी-कभी चिंता का कारण भी बनता है। हाँ। ये है ऑटिस्टिक बच्चों की शिक्षा। और सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें सामान्य यानी जो मेन स्ट्रीम स्कूल होते हैं उनमें भेजना उनके लिए सही है? बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा सवाल है जो अक्सर सुनने में आता है, क्या ऐसा करना सुरक्षित है बच्चे के लिए भी और बाकी बच्चों के लिए भी? ये सवाल बहुत आम है। हाँ, तो ये सवाल वाजिब भी हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो जानकारी है, जो शोध है, उसके आधार पर इन पहलुओं को थोड़ा समझें, खंगालें। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, शायद ये समझना जरूरी है कि जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। वेरी सही। देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं कि इसे ठीक किया जा सकता है। ये असल में एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। न्यूरोलॉजिकल स्थिति। हाँ, मतलब आसान शब्दों में कहें तो ऑटिस्टिक व्यक्ति का जो दिमाग है वो जानकारी को प्रोसेस करने में, दुनिया से जुड़ने में थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। अच्छा। तो इसके कारण कुछ व्यवहार या क्षमताएं अलग हो सकती हैं। हाँ। जैसे मैंने सुना है बातचीत में दिक्कत। हाँ, बिल्कुल। जैसे कुछ बच्चों को बातें समझने में या अपनी बात कहने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हाँ। उन्हें शब्दों को प्रोसेस करने में या सही शब्द ढूंढने में शायद थोड़ा वक्त लगे। और एक और चीज है संवेदनशीलता, सेंसरी सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं। हाँ, ये क्या होता है? कई ऑटिस्टिक बच्चे या वयस्क भी अपने आसपास के माहौल के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जैसे क्लासरूम की तेज लाइटें या पंखे की आवाज, सब बच्चों का एक साथ बोलना, शोर। हाँ, शोर या खेल के मैदान की भीड़, ये सब उनके लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, मतलब ओवरवेलमिंग। अच्छा। जिससे वो असहज या परेशान महसूस कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर शायद हम और आप ध्यान भी ना दें। मतलब एक तय दिनचर्या। बिल्कुल। उन्हें जब पता होता है ना कि आगे क्या होने वाला है, तो उन्हें एक सुरक्षा का एहसास होता है। तो अगर स्कूल के टाइम टेबल में अचानक कोई बदलाव आ जाए, मान लीजिए कोई पीरियड बदल गया या कोई एक्टिविटी कैंसिल हो गई, तो वे काफी परेशान हो सकते हैं, विचलित हो सकते हैं। समझ गया। लेकिन देखिए, इन सब चुनौतियों के बावजूद ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ऑटिस्टिक बच्चे भी उतने ही सक्षम होते हैं, प्यारे होते हैं, संभावनाओं से भरे होते हैं जितने कोई भी दूसरे बच्चे। हाँ, उनकी ज़रूरतें अलग हो सकती हैं, दुनिया को देखने का उनका नज़रिया अलग हो सकता है, पर उनकी भावनाएं, उनकी सीखने की इच्छा और दूसरों से जुड़ने की चाहत वो उतनी ही असली होती है। तो आज की हमारी बातचीत का लक्ष्य यही है। हम जानकारी के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि मेन स्ट्रीम स्कूलों में ऑटिस्टिक बच्चों को शामिल करने के असल फायदे क्या हैं, कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें अनदेखा नहीं कर सकते, और अगर इसे सफल बनाना है तो स्कूल को, टीचर्स को और पेरेंट्स को किन बातों पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और हाँ, वो जो सुरक्षा वाली चिंता है उस पर भी हम खुलकर बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर साफ बात होनी चाहिए। चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए मेन स्ट्रीम स्कूल सही है? तो देखिए, जो शोध है और जो अनुभव है वो ये बताते हैं कि हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव कदम हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अगर जुड़ा है। अच्छा, अगर? अगर स्कूल पूरी तरह से तैयार हो, इच्छुक हो, सिर्फ बच्चे का एडमिशन ले लेना ही काफी नहीं है। हाँ, ये तैयारी वाली बात बहुत जरूरी लग रही है। और अगर स्कूल सच में तैयार है तो इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? कुछ गिना सकती हैं? फायदे तो कई हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जाहिर फायदा है सामाजिक कौशल का विकास। सोशल स्किल्स। हाँ। अच्छा। बच्चे अपने हमउम्र साथियों को देखकर, उनके साथ खेलकर, बातचीत करके सीखते हैं। और ये सिर्फ हाय हेलो कहना नहीं है। जानकारी ये दिखाती है कि बच्चे इशारे समझना सीखते हैं, अपनी बारी का इंतजार करना सीखते हैं, यहाँ तक कि छोटी मोटी नोकझोंक को आपस में कैसे सुलझाना है ये भी सीखते हैं। ये सब जिंदगी के लिए बहुत जरूरी स्किल्स हैं। सही। जो उन्हें एक बहुत प्रोटेक्टेड स्पेशल माहौल में शायद उतने नेचुरली ना मिले। हाँ, ये बात तो है। और ये सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे के लिए ही फायदेमंद नहीं है। अच्छा, बाकियों के लिए भी? हाँ, जब अलग अलग तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं ना, तो बाकी बच्चों में भी सहानुभूति, धैर्य और दूसरों की जरूरतों को समझने की क्षमता बढ़ती है। वे सीखते हैं कि दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता, और ये अच्छी बात है, ये डाइवर्सिटी अच्छी है। कुछ स्टडीज में तो ये भी देखा गया है कि ऐसे इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं। अरे वाह, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे? क्योंकि वो अपने साथी की मदद करने के लिए नए नए क्रिएटिव तरीके सोचते हैं।
मान लीजिए कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा तो दूसरे बच्चे इशारों से बात करने का तरीका निकाल सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है, ये मैंने सोचा नहीं था। अच्छा, तो सामाजिक विकास के अलावा मेन स्ट्रीम स्कूल उन्हें कई तरह के नए अनुभव भी देता होगा ना? हाँ बिल्कुल, जैसे स्कूल का कोई नाटक है उसमें हिस्सा लेना, या साइंस फेयर में कोई मॉडल बनाना, या स्पोर्ट्स टीम में शामिल होना। हाँ। ये मौके उन्हें अपनी पसंद की चीजें खोजने का, कुछ नया ट्राई करने का मौका देते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, उन्हें महसूस होता है कि वो भी स्कूल कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा है, वो मैं भी कर सकता हूँ वाली भावना आती है। फायदे जो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। मेन स्ट्रीम स्कूल का माहौल बच्चे के लिए चुनौतीपूर्ण भी तो हो सकता है। जैसे आपने वो सेंसरी वाली बात की थी, शोर, भीड़, ये सब कैसे मैनेज होता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल है। कई बार उन्हें पढ़ाई की स्पीड के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो सकती है। हो सकता है उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन समझने में या किसी कॉन्सेप्ट को सीखने में दूसरों से ज्यादा समय लगे। अब अगर टीचर इस बात को ना समझें और उन पर जल्दी करने का दबाव डालें तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो सकता है, सीखने से ही कतराने लग सकता है। और सामाजिक मुश्किलें भी तो आती होंगी। दोस्ती करना, ग्रुप एक्टिविटी में शामिल होना, ये सब शायद उतना आसान ना हो। सही कहा। हो सकता है उन्हें मजाक और सीरियस बात के बीच का फर्क समझने में दिक्कत हो, या वो सोशल क्यूज मतलब सामाजिक संकेत ठीक से ना समझ पाएं। इससे गलतफहमी हो सकती है। उनका व्यवहार, जैसे शायद आई कांटेक्ट ना करना या किसी एक ही टॉपिक पर बार बार बात करना, ये दूसरे बच्चों को अजीब लग सकता है अगर उन्हें इसके पीछे का कारण ना पता हो। तो फिर इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए? मतलब सिर्फ बच्चे को स्कूल भेज दिया और उम्मीद करें कि सब ठीक हो जाएगा, ये तो काफी नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। यहीं पर वो स्कूल की तैयारी का असली मतलब सामने आता है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रशिक्षित स्टाफ, खासकर स्पेशल एजुकेटर्स या जिन्हें शैडो टीचर भी कहते हैं। अच्छा। ये वो लोग होते हैं जो ऑटिज्म की बारीकियों को समझते हैं और बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसकी मदद कर सकते हैं, पढ़ाई में भी, सोशल सिचुएशन में भी, या वो जो सेंसरी इनपुट है उसे मैनेज करने में भी। यानी एक खास टीचर का होना और उनका प्रशिक्षित होना जरूरी है। हाँ। और बाकी टीचर्स और स्टाफ का क्या उन्हें भी कुछ समझने की जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है। पूरे स्कूल स्टाफ के लिए सेंसिटाइजेशन मतलब संवेदीकरण बहुत जरूरी है। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि ऑटिस्टिक बच्चे का व्यवहार जानबूझकर की गई कोई शरारत या अनुशासनहीनता नहीं है, ये उसकी स्थिति का हिस्सा है। उन्हें धैर्य रखना सीखना होगा और पॉजिटिव तरीकों से बच्चे को गाइड करना होगा। और दूसरे बच्चों का संवेदीकरण, क्या वो भी उतना ही जरूरी है? क्योंकि बच्चे तो ज्यादातर समय अपने क्लासमेट्स के साथ ही बिताते हैं। ये शायद सबसे अहम पहलुओं में से एक है। अगर क्लास के बाकी बच्चों को समझाया जाए कि उनका दोस्त चीज़ों को अलग तरह से क्यों महसूस करता है या व्यवहार करता है, तो वो ज़्यादा समझदार और मददगार बन सकते हैं। उन्हें सिखाया जा सकता है कि कैसे वो अपने ऑटिस्टिक साथी को खेल में शामिल करें, या अगर वो परेशान दिखे तो टीचर को बताएं। स्टडीज बताती हैं कि जब बच्चों को सही तरह से समझाया जाता है तो वे अक्सर बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं। अच्छा। उनमें वो भावना आती है कि ये मेरा दोस्त है, मुझे इसका साथ देना है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा क्या पढ़ाने के तरीकों में भी कुछ बदलाव करने पड़ते हैं? हाँ, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी बच्चे को कोई बड़ा काम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देने की जरूरत हो, या उसे समझने के लिए विजुअल चीजें जैसे तस्वीरें या चार्ट्स ज्यादा मददगार हों। शायद उसे अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए हो, या एग्जाम के दौरान उसे एक शांत कमरे में बैठने की इजाजत देना फायदेमंद हो। अच्छा। यहाँ तक कि असेसमेंट के तरीकों में भी लचीलापन होना चाहिए, जो सिर्फ रटने पर फोकस ना करें बल्कि बच्चे की असल समझ को परखें। और वो जो सेंसरी मुद्दे थे, तेज आवाजें, भीड़, क्या स्कूल उसके लिए कुछ कर सकता है? हाँ बिल्कुल, स्कूल एक शांत कोना या सेफ स्पेस जैसी कोई जगह बना सकता है। ये क्लासरूम के अंदर ही एक छोटी सी जगह हो सकती है, या स्कूल में कोई अलग कमरा जहां बच्चा जरूरत पड़ने पर जा सके। अगर वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड या थका हुआ महसूस कर रहा हो, वहां कुछ आरामदायक चीजें हो सकती हैं, जैसे कोई बीन बैग, हल्का संगीत या कुछ सेंसरी टॉयज जो उसे शांत होने में मदद करें। अच्छा। इससे बच्चे को क्लास से भागने के बजाय एक सही तरीके से ब्रेक लेने का मौका मिलता है। ये सब सुनकर लग रहा है कि सफल इंक्लूजन के लिए, मतलब समावेशन के लिए, स्कूल को काफी मेहनत करनी पड़ती है।
रिसोर्सेज में, ट्रेनिंग में और सबसे बढ़कर अपनी सोच में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक माइंडसेट का बदलाव है। बच्चे को सिस्टम में फिट करने की कोशिश करने के बजाय सिस्टम को बच्चे की जरूरतों के हिसाब से ढालना। लेकिन क्या हमेशा मेन स्ट्रीम स्कूल ही सही जवाब होता है? क्या ऐसी स्थितियां भी होती हैं जहां शायद एक स्पेशल स्कूल बेहतर विकल्प हो? हाँ, ये भी एक जरूरी सच्चाई है जिसे मानना होगा। कुछ बच्चों की जरूरतें इतनी ज्यादा और खास हो सकती हैं कि उन्हें मेन स्ट्रीम स्कूल के माहौल में शायद पूरी मदद न मिल पाए, चाहे स्कूल कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें। जैसे कि जिसे मान लीजिए किसी बच्चे को बहुत ज्यादा 1-to-1 अटेंशन चाहिए, लगातार थेरेपी चाहिए, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, और एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और कम उत्तेजना वाला माहौल चाहिए। तो ऐसी सूरत में एक स्पेशल स्कूल शायद उसकी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाए। इन स्पेशल स्कूलों में क्या अलग होता है मेन स्ट्रीम से? आमतौर पर स्पेशल स्कूलों में क्लास का साइज छोटा होता है, टीचर्स खास तौर पर प्रशिक्षित होते हैं और थेरेपी स्कूल के रूटीन का ही हिस्सा होती है। अच्छा, वहाँ का सिलेबस और पढ़ाने के तरीके बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरत और स्पीड के हिसाब से ढाले जाते हैं। पूरा माहौल ही उन बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। देखिए, ज़रूरी बात यह है कि ये मेन स्ट्रीम बनाम स्पेशल की कोई लड़ाई नहीं है। हर बच्चा अलग है। फैसला हमेशा बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों, उसकी ताकतों, उसकी चुनौतियों और जो भी विकल्प मौजूद हैं उनका ध्यान से मूल्यांकन करने के बाद ही लिया जाना चाहिए। सही। कई बार एक हाइब्रिड मॉडल भी काम कर सकता है, जहां बच्चा कुछ समय मेन स्ट्रीम क्लास में बिताए और कुछ समय रिसोर्स रूम में या स्पेशल मदद के लिए। ये बहुत संतुलित नजरिया है। अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में सबसे पहले आता है, सुरक्षा। एक आम डर या कह लीजिए गलतफहमी है कि क्या ऑटिस्टिक बच्चे आक्रामक हो सकते हैं या दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं? इस पर जानकारी क्या कहती है? ये बहुत ही सेंसिटिव और ज़रूरी सवाल है, और जो भी जानकारी उपलब्ध है, जो एक्सपर्ट्स का अनुभव है, वो बहुत साफ तौर पे कहता है ऑटिज्म अपने आप में किसी को हिंसक या हानिकारक नहीं बनाता। ऑटिस्टिक बच्चे नेचुरली आक्रामक नहीं होते। तो फिर ये डर या धारणा आती कहाँ से है? कभी-कभी कुछ ऐसा व्यवहार होता होगा जिसे लोग गलत समझ लेते हैं। बिल्कुल। अक्सर जिसे आक्रामकता या अग्रेशन समझ लिया जाता है, वो असल में बच्चे की बहुत ज्यादा परेशानी, उसकी हताशा, डर या अपनी बात न कह पाने की मजबूरी का नतीजा होता है। अच्छा, जैसे? असहनीय स्थिति से बाहर निकलने या अपनी परेशानी बताने का एक तरीका हो सकता है। ओके। इसी तरह अगर बच्चा अपनी ज़रूरतें या भावनाएं शब्दों में नहीं बता पा रहा, तो वो फ्रस्ट्रेशन में शायद कोई चीज़ फेंक दे या खुद को ही चोट पहुंचाने लगे। तो मतलब व्यवहार के पीछे का कारण समझना जरूरी है ना कि सिर्फ व्यवहार देखकर लेबल लगा देना। बिल्कुल, ये समझना बहुत अहम है। अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा किसी खिलौने को बार बार पटक रहा है या गोल गोल घूम रहा है, तो ये अक्सर खुद को शांत करने का तरीका होता है। सेल्फ रेगुलेशन जिसे कहते हैं। ये किसी को डराने या चीजें तोड़ने के लिए नहीं होता। बच्चे को अपनी भावनाएं बताने के बेहतर तरीके सिखाए जा सकते हैं। तो असलियत ये है कि ऑटिस्टिक बच्चे भी किसी भी दूसरे बच्चे की तरह ही सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें स्वीकार करें। हाँ, बिल्कुल। और जब उन्हें एक समझदार, धैर्यवान और सपोर्टिव माहौल मिलता है, तो वे बहुत अच्छे दोस्त और क्लासमेट साबित हो सकते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा, उनके साथ रहने से दूसरे बच्चों में भी दया और सहानुभूति जैसे गुण बढ़ते हैं। वे सीखते हैं कि मतभेदों के बावजूद दोस्ती मुमकिन है। ये समावेशन का सबसे खूबसूरत पहलू है मेरे ख्याल से। कुल मिलाकर अगर हम सारी जानकारी को समेटें तो नतीजा ये निकलता है कि ऑटिस्टिक बच्चों का मेन स्ट्रीम स्कूलों में पढ़ना न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि सही तैयारी और समर्थन के साथ ये सुरक्षित भी है और फायदेमंद भी। हाँ, वो जो डर और गलतफहमियां हैं, उन्हें जानकारी और सहानुभूति से बदलने की जरूरत है। सही कहा। सफलता की चाबी स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक एक्टिव पार्टनरशिप में है, सहयोग में है। स्कूल को जरूरी संसाधन और ट्रेनिंग देनी होगी और एक इंक्लूसिव कल्चर को बढ़ावा देना होगा। पेरेंट्स को स्कूल के साथ खुलकर बात करनी होगी, बच्चे की जरूरतों को समझाने में मदद करनी होगी। और ये सफर शायद हमेशा आसान ना हो, इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि जानकारी बार बार बताती है, धैर्य, समझ और प्यार के साथ इन बच्चों को समाज में आगे बढ़ने और अपनी जो खास क्षमताएं हैं
उनका योगदान करने में मदद की जा सकती है। होता है। हमें बस उसे पहचानने और सही माहौल देने की जरूरत है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। इंक्लूजन का मतलब सिर्फ फिजिकली एक ही छत के नीचे होना नहीं है। इसका मतलब है वास्तव में जुड़ा हुआ महसूस करना, वैल्यूड महसूस करना। तो मुख्य संदेश साफ है, सही समर्थन, समझ और तैयारी के साथ समावेशन संभव है और ये सभी के लिए बेहतर है। और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो हमारी आज की चर्चा से ही निकला है, लेकिन हमें थोड़ा और बड़ा सोचने पर मजबूर करता है। जरूर। हमने स्कूलों में समावेशन की बात की, लेकिन क्या हम एक समाज के तौर पर अपने मोहल्लों में, अपने पार्कों में, अपने दफ्तरों में, अपनी पब्लिक स्पेसेस में ऐसे माहौल बना सकते हैं जहां न्यूरो डाइवर्सिटी, मतलब दिमाग के अलग-अलग तरीकों से काम करने की सच्चाई को सिर्फ बर्दाश्त न किया जाए बल्कि उसे सराहा जाए? जहां हर व्यक्ति, चाहे उसका न्यूरोटाइप भी हो, अपनी अनूठी ताकतों और नजरिए का सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से योगदान कर सके। स्कूलों से आगे बढ़कर एक सच्चा समावेशी समाज कैसा दिखेगा? ये वाकई एक गहरा सवाल है और इस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।